हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई काफ़ी ध्यान से कर रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 17 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेजर प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर। ये दोनों चीज़ हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर रहने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलने वाली है। तो मन लगाकर पढ़िएगा और पूरी एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गंवाए। बट अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आपका कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन रियली नेसेसरी फॉर अस। ठीक है, चैनल को सस्टेन रखने के लिए, बिकॉज योर कंट्रीब्यूशन एंड योर पार्टिसिपेशन प्लेज अ ह्यूज रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइए अगर आप देख रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलने वाली है आपकी स्कूल से रिलेटेड भी। ठीक है, और अदर जो अपडेट्स हैं वहाँ से NIOS से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। चैप्टर के ये दो टॉपिक रहने वाले हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेजर प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये दो टॉपिक जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए 1000 सब्सक्राइबर्स तो पहुँचाइए एटलीस्ट, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। जब सब्सक्राइबर्स ही इंक्रीज़ नहीं होते आपको, इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियोस पसंद नहीं आ रही है या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं हूँ ना बताने के लिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके पास काफ़ी सारे माध्यम हैं जहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे वो फिर इंस्टाग्राम हो, चाहे फिर वो फेसबुक हो, चाहे फिर वो टेलीग्राम हो, वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। मैं आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, आपके जो क्वेरीज होते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम बात करें एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर जो है हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा ह्यूज रोल प्ले करता है। क्यों? इसी के लिए एग्रीकल्चर की ही वजह से हमारी कंट्री को एक एग्रेरियन इकोनॉमी माना जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर है वो सिग्निफिकेंटली हमारी GDP में भी कंट्रीब्यूट करता है। अर्लियर क्या हुआ करता था कि अर्लियर जो इसका कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बट नाउ डेज वी हैव सीन कि जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है ना GDP में वो डिक्लाइन होता जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो टर्सरी सेक्टर है ना वहाँ पर उसकी पकड़ बन रही है। अब टर्सरी सेक्टर है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, मगर फिर भी तकरीबन एग्रीकल्चर जो है वो 60% जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको जॉब प्रोवाइड कराता है। क्योंकि अभी भी आधे से ज़्यादा जो पीपल हैं हमारी कंट्री में वो बेरोजगार हैं, और वो कहाँ पर काम करते हैं? एग्रीकल्चर में काम करते हैं। जब उनको कोई भी इंडस्ट्री वर्क नहीं देती है ना, देन दे ओनली हैव अ ऑप्शन ऑन। ठीक है, और वो कौन सा होता है? वो एग्रीकल्चर का होता है। अपने गांव जाओ और वहाँ पर जाकर काम करो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अब ये नहीं कि एग्रीकल्चर का काम बुरा नहीं, अगर एग्रीकल्चर का काम जो है हम किसी और पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हम ये देखेंगे कि क्या नाम है अगर दूसरी जगह पर अगर हम काम करेंगे तो वहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिले, नहीं। देखिए एग्रीकल्चर भी एक काम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी काफ़ी मेहनत लगती है और यहाँ पर भी जो क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, उनका देख रेख करनी पड़ती है, फिर जाकर कहीं ना कहीं एक तरीके से हमें फल मिलता है कुछ समय बाद। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, तो इसीलिए एग्रीकल्चर भी एक काम है। अगर हम पढ़ लिख कर भी अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो इट डज़ंट मीन कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, इट डज़ंट मीन कि हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बट एग्रीकल्चर भी एक तरीका हो सकता है उस मुकाम को हासिल करने का। ठीक है, तो इसीलिए एग्रीकल्चर एक मेनियल जॉब नहीं है, एग्रीकल्चर भी एक काफ़ी बड़ी जॉब है। यहाँ पर काफ़ी सारे साइंटिस्ट कोलैबोरेट करते हैं, फिर यहाँ पर अलग अलग तरह की फसलों का निर्माण करा जाता है, अलग अलग बीज बनाए जाते हैं, सो दैट कि जो फार्मर्स की इनकम है ना उसको भी थोड़ा सा एनहेंस करा जा सके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। अब एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी फसलें उगाई जाती हैं, काफ़ी सारे सीज़न भी होते हैं। आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे जैसे कि राबी, खरीफ, जैद, तो ये सारे सीज़न होते हैं। ठीक है, मानसून सीज़न में कुछ और फसलें उगाई जाती हैं, विंटर सीज़न में कुछ और फसलें उगाई जाती हैं, और समर में कुछ और इनके जो हार्वेस्टिंग का समय भी होता है वो भी वैरी करता है। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी सारी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है,
और देखिए एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो सिग्निफिकेंटली हर एक जो फील्ड है ना उसमें देख सकते हैं। लाइक काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक बहुत सारी हैं, लाइक एक्सटेंसिव स्केल पर है इंडस्ट्रीज़ जो कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट आते हैं उन पर बेस्ड होती हैं। उन्हें बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, और जो प्राइमरी सेक्टर होता है ना वो एग्रीकल्चर ही होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से काफ़ी सारा रॉ मटेरियल जो है वो बहुत सारी जगहों पर सप्लाई होता है, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ में जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करा जा सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर रोल प्ले नहीं करता, एग्रीकल्चर प्लेज अ ह्यूज रोल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो देखिए यहाँ पर साफ ही लिख रखा है आपकी बुक में, जो फर्स्ट लाइन होती है वो यही होती है, दैट इन दिस लेसन यू विल स्टडी एग्रीकल्चर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, एग्रीकल्चर इज़ द माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ड्यू टू एग्रीकल्चर मैन सेटल्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। अब यहाँ पर एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए अर्लियर क्या हुआ करता था कि अर्लियर जो पीपल थे, लाइक जो आदिवासी हुआ करते थे, जिन्हें हम आदि मानव बोला करते थे, लाइक उनके पास ज़्यादा वो मॉडर्न नहीं थे, दे डिड नॉट दैट मच डेवलप्ड। ठीक है, उनके जो ब्रेन था वो इतना डेवलप नहीं हुआ करता था, मगर फिर भी उन्होंने धीरे धीरे जब फायर का इन्वेंशन हुआ था ना तो उन्होंने धीरे धीरे सेटल डाउन होना चालू कर दिया था, सेटल डाउन होना चालू कर दिया था। फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने फसलों को भी उगाना चालू कर दिया था। हमें जो फर्स्ट एविडेंसेस मिलते हैं ना वो पाकिस्तान में मेहरगढ़ से मिलते हैं। पहले जो पाकिस्तान हुआ करता था वो एक पान इंडिया एम्पायर हुआ करता था, उसी में आया करता था, अखंड भारत जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक मेहरगढ़ एक जगह है जहाँ से हमें वीट के अवशेष मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि जो पीपल हुआ करते थे पैलेस्टोसीन पीरियड में, तो वहाँ पर उनको पता था कि एग्रीकल्चर कैसे करनी है। ठीक है, तो यहाँ से जब एग्रीकल्चर चालू हुआ ना तो जो पीपल थे उन्होंने सेटल डाउन होना एक पर्टिकुलर प्लेस पर यानी सेटल होना चालू कर दिया, और वो वहाँ पर ही अपनी क्रॉप्स वगैरह उगाने लगे। बट इसके लिए भी क्या ज़रूरत पड़ती थी, पानी। वो कहाँ से लिया करते थे, नदियों में से पानी लिया करते थे। दैट इज़ वाई रिवर्स आर कॉल्ड क्रेडल्स ऑफ द सिविलाइजेशंस। ठीक है, तो वहाँ से पानी लिया करते थे और फिर वो एग्रीकल्चर करा करते थे। जो उनके पास सरप्लस बचा करता था वो दूसरों के साथ बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस करा करते थे। लाइक एक खाने के बदले दूसरा खाना, लाइक चावल के बदले गेहूँ, या गेहूँ के बदले कुछ पहनने के लिए वस्त्र, या चावल के बदले कुछ जूते वगैरह, तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, वो प्रैक्टिस हुआ करता था। जैसे कि मैलुहंस, यानी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो वहाँ पर जो मैलुहंस हुआ करते थे उनको मैलुहंस बोला जाता था। ठीक है, तो वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ भी ट्रेड करा करते थे, हमारे साउथ इंडिया के साथ भी ट्रेड करा करते थे। साउथ इंडिया से काफ़ी सारा गोल्ड वो इम्पोर्ट करा करते थे और वहाँ पर वो ऑर्नामेंट्स बनाकर उन्हें वियर करा करते थे। ठीक है, तो हमें काफ़ी सारे एविडेंसेस मिलते हैं जब हमें हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक पॉइंट दिया गया था, तो इसलिए आपको यहाँ पर इसका रेफरेंस देना पड़ा। ठीक है, तो ये ह्यूमन की सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट होती है। ह्यूमन की सिविलाइजेशन में एक तरीके से माइलस्टोन हासिल करा एग्रीकल्चर में। ठीक है, अब क्या होता है कि देखिए हमारे यहाँ पर 1969 में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 1969 ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, तो उसके बाद कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं हमारे इंडिया में जहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करा जाता है, सो दैट कि जो भारत उस समय पर भुखमरी का शिकार हो रहा था ना, तो वहाँ की जो फूड की सिक्योरिटी थी उसको इंक्रीज करा जा सके। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ और अदर जो केमिकल वगैरह फर्टिलाइजर्स वगैरह इंपोर्ट करेंगे और हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को लगाएगा, तो हमारे यहाँ पर फसल जो है ना दुगनी तेज़ी से उगने लगी। तो इसी तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन स्थापित हो चुका था। फिर उसके बाद अलग अलग रेवोल्यूशन आते हैं, दैट वी विल स्टडी लेटर इन द चैप्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर एक प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, जहाँ पर नियरली 3/5 ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इंगेज रहती है, यानी संदिग्ध रहती है। संदिग्ध मतलब लगी हुई रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो एक तरह का हब है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो हैवी इंडस्ट्रीज़, यानी जो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वहाँ पर सप्लाई होते हैं, और वहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो वहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो देखिए ये पूरी की पूरी एक सीरीज़ है ज्योग्राफी की। ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको सारी की सारी जो ज्योग्राफी कंप्लीट कराई है, 25 चैप्टर तक हम जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हम पूरी की पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो ये 17 चैप्टर चल रहा है, तो पूरी की पूरी मैंने करा दी है ज्योग्राफी। ठीक है, फिर हम दूसरी कोई और एक सब्जेक्ट उठाएंगे, आप उसमें मेरी हेल्प कर सकते हैं कि कौन सा मुझे पढ़ाना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए सिग्निफिकेंस की बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। अब प्रेजेंट के संदर्भ में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो 2 फार्म प्रोड्यूसर्स में वर्ल्ड में आता है, यानी टॉप 2 में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर वाइटल रोल तो प्ले करता ही है, वाइटल और एक सेंट्रल रोल भी प्ले करता है, क्योंकि यहाँ से एग्रीकल्चर से काफ़ी सारी जो रॉ मटेरियल्स हैं वो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को भी सप्लाई होती हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, सॉरी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है 17% इंडिया की टोटल जीडीपी में, ठीक है। अब यहाँ पर फूड ग्रेन की बात करें तो फूड ग्रेन जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ था 51 मिलियन टन 1951 से लेकर 250 मिलियन टन तक 2011-12 में, यानी हाईएस्ट एवर, ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के काफ़ी सारे रोल होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में काफ़ी प्रकार के जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, जैसे कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो गए और डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट हो गए और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के भी काफ़ी प्रकार हैं, ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है ना काफ़ी सारे जो जॉब्स हैं वो भी क्रिएट करता है, लाइक साइंटिस्ट की जॉब हो गई और वहाँ पर अलग अलग प्रकार की लाइक लैबोरेटरी की जॉब हो गई, लैब असिस्टेंट्स की जॉब हो गई और एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर कंसल्टेंट की जॉब हो गई। तो काफ़ी सारी जॉब्स हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जॉब क्रिएट करने में यहाँ ही नहीं, अब यहाँ पर फार्म्स में भी काफ़ी जो बंदे हैं जो बेरोजगार हैं वो काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो लेबरर है लेबर की तरह वहाँ पर काम करते हैं दिहाड़ी पर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि जो जमींदार हुआ करते हैं उनके बड़े बड़े लैंड हुआ करते हैं तो वहाँ पर वो लेबर लगाते हैं, तो वहाँ पर जो लेबर आकर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट ही तो जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। तो एम्प्लॉयमेंट काफ़ी एम्पल अमाउंट में जनरेट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर होता है ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब एग्रीकल्चर जो है यहाँ से हमें फूड भी प्रोवाइड होता है, ठीक है। अब इंडिया की पॉपुलेशन जो है ना दबादब इंक्रीज़ हो रही है, लाइक इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सप्लोजन, लाइक एक्सप्लोजन तो हो चुका है, ठीक है, एक्सप्लोजन तो हो चुका है, बट हाँ जो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, वी आर नॉट एबल टू यू नो टेक इन अ स्ट्रक्चर वे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो फूड पानी अदर रिसोर्सेज की भी तो डिमांड बढ़ेगी ना। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं वहाँ पर काम करता है, फूड जो मटेरियल्स होते हैं वो प्रोवाइड कराता है यहाँ पर पॉपुलेशन को, ठीक है। तो एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। इफ़ द फार्मर विल नॉट फार्म इन द फार्म्स, ठीक है, तो क्या होगा, क्या हमें खाना मिल जाएगा, वीट, वी विल नॉट गेट इवन अ सिंगल पीस ऑफ राइस और सिंगल पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर प्लेज अ ह्यूज रोल इन एवरीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन में भी काफ़ी जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि हैवी मशीनरीज, जब एग्रीकल्चर डेवलप ही नहीं होगा तो हैवी मशीनरीज का क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर अगर डेवलप होता है तो एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं जो कैपिटल फॉर्मेशन में भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है। कैपिटल जो होती है ना कैपिटल फॉर्मेशन वो होते हैं हैवी इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर चलती हैं, ठीक है। अब ये जो है एग्रीकल्चर काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनको रॉ मटेरियल भी सप्लाई करता है। देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कि आटे की मील हो गई, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कि गुड़ की मील हो गई, ठीक है। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कि जो सब्जियां वगैरह होती हैं वो किसी इंडस्ट्री में जाती है और वहाँ पर जैसे कि पटैटो चिप्स की फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ पर चिप्स तैयार होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे सप्लाई करते हैं। मगर यहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है ना उनको सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो वही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ यहीं पर एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसी पर सबसे ज़्यादा डिपेंड रहती हैं, ठीक है, जो फूड को प्रोसेस करती हैं और फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं। मगर क्या जो आटा है, जो मैदा है, जो गुड़ है, गुड़ तो खैर हाँ फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, मगर आटा मैदा और अदर जो प्रोडक्ट होते हैं जो जैसे कि मानकर चलिए कि
कॉटन, क्या ये फाइनल प्रोडक्ट है? नहीं, ये जो है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, मगर ये काफ़ी सारी प्रोसेसेस से गुजरते हैं, तब जाकर एक जो फाइनल कंज्यूमर है वहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे कि अगर आटे की बात करें तो आटा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से, एग्रीकल्चर के जो फार्मर्स के जो फार्म्स होते हैं वहाँ से जो है मिल में जाता है, मिल में पिसता है, वहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्या वो वहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है? नहीं, वहाँ पर पिसने के बाद वो किसी और में जाएगा जहाँ पर वो पैकेज होएगा, पैकिंग होने के बाद फिर वो उसको पैक होने के बाद फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचेगा, मगर उससे पहले वो रिटेलिंग पर आएगा, होल सेलिंग पर आएगा। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें चलती हैं, ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। ऐसे ही कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो ये भी काफ़ी सारे जो हैंड्स हैं वहाँ से गुजरती है। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल जब उसको पेड़ों पर से तोड़ा जाता है, देखिए कैसे दिखती है कॉटन, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गई कॉटन, कहाँ गई भाई, ये रही कॉटन। ठीक है, ये कॉटन ऐसे पेड़ों पर लगती है, जिसको यहाँ पर मशीनों की सहायता से या फिर जो स्मॉल अमाउंट में जहाँ पर उगाई जाती है वहाँ पर हाथों से तोड़ी जाती है लेबर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर इसको उगाने के बाद, जब तोड़ने के बाद ये फिर जो है ना मिडिल इंडस्ट्री में जाएगी, वहाँ पर धागा बनाया जाएगा, धागा फिर एक जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसमें जाएगी, फिर वहाँ पर उससे वो जो है क्लॉथ वगैरह मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर वहाँ से वो वहाँ पर क्लॉथ पर डिज़ाइन वगैरह बनाए जाएंगे। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जो प्रोसेस से गुजरने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये एक मिडिल प्रोडक्ट होते हैं, ना कि फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होंगी। ठीक है, अब मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, अब इंडस्ट्रीज़ में ये सारे जब प्रोडक्ट बनते हैं, अब एग्रीकल्चर जब बढ़ेगा तो फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी, जब फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी तो उनकी परचेजिंग पावर है ना वो भी इंक्रीज़ होगी, जब उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी तो वो इंडस्ट्रियल जितने प्रोडक्ट होंगे उनको खरीद पाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हमें ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है। तो जो फार्मर्स की जो इनकम है वो बढ़ेगी तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को आसानी से खरीद पाएंगे, तो वहाँ पर भी हमें डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब एग्रीकल्चर देखिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूज कंट्रीब्यूट करता है, ह्यूजली कंट्रीब्यूट करता है हर एक चीज़ में, चाहे फिर वो फार्मर्स का डेवलपमेंट हो, चाहे फिर वो कंट्री की ग्रोथ हो। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। चलिए अब देखिए एग्रीकल्चर तो हमको पता है, मगर यहाँ पर काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस भी होती हैं, अलग अलग प्रकार से एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया जो है वो सेकंड हाईएस्ट क्रॉप प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट है, किसके बाद? चाइना के बाद। ठीक है, चाइना के बाद कोई और सी कंट्री है, मैं शायद भूल रहा हूँ। चलिए ये आप मुझे बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि जो किसके बाद है सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो एग्रीकल्चर है वो कहीं ना कहीं 60% कंट्रीब्यूट करता है टोटल वर्कफोर्स ऑफ इंडिया की। ठीक है, यानी जो टोटल वर्कफोर्स है इंडिया की 60% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में जॉब ढूंढती है और यहीं पर करती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब देखिए यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन तो ग्रो हो रही है, मगर यहाँ पर फूड की जो डिमांड्स हैं उनको मीट करने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इस्तेमाल करनी पड़ती हैं एग्रीकल्चर में, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार के, लाइक इरिगेशन तो हमने लास्ट चैप्टर में देख ही लिया है कि कितने प्रकार के इरिगेशन के द्वारा एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल्स भी यूज़ होते हैं। ठीक है, केमिकल्स भी यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स भी यूज़ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूरिया वगैरह यूज़ किए जाते हैं ताकि जो एग्रीकल्चर जो है उसको एकदम अच्छे तरीके से उसे उगाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगाई जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट प्रकार की जो फार्मिंग्स हैं वो इंडिया में प्रैक्टिस करी जाती हैं, जैसे कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब यही है कि यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो पूरे के पूरे उनके पास छोटा सा एक पैच ऑफ लैंड होता है और वहीं पर वो सारे के सारे उसी खेती में काम करते हैं, वहाँ पर वो उगाते हैं, अपने खाने के लिए भी उगाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे फिर वो वीट हो, चाहे फिर वो राइस हो। ठीक है, चाहे कुछ भी हो वो अपने खाने के लिए भी उगाते हैं और कुछ जब उनसे बच जाता है तो वो मार्केट में भी बेच देते हैं। तो यहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी की पूरी जब फैमिली काम करती है तो यहाँ पर जो है ना इनके पास ना तो कोई फर्टिलाइजर्स होते हैं, लाइक अपने खेतों में ना तो ये फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ना ही हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये एक इतने पुअर होते हैं, मतलब इनकी जो है ना इतनी ज़्यादा लेस इनकम होती है कि इनके पास ना तो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना ही कोई मीन्स ऑफ इरीगेशन, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ ली थी। अगर आपने वो नहीं देखा है कितने प्रकार के इरीगेशन होते हैं, हाँ वहाँ पर मैंने आपको जो है ना जो इरीगेशन थे उसमें 2 छूट गए थे, देखिए वो आपके सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है, मगर आपको फिर भी वो पढ़नी चाहिए, जैसे कि बोरो टाइप ऑफ इरीगेशन। बोरो में क्या
होता है, खेतों में पानी भर देते हैं ताकि उनकी सिंचाई हो सके अच्छे से। ठीक है, अब जैसे कि ये आपको बीच बीच में गली सी दिख रही है ना, तो यहाँ पर पानी भर जाता है, फिर इनकी अच्छे से सिंचाई हो जाती है, फिर यहाँ पर दोबारा इसको जोता जाता है, जोतने के बाद दोबारा इसमें फसल उगाई जाती है, फिर पानी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बोरो टाइप ऑफ इरीगेशन। और दो और होते हैं, स्प्रिंकल और ड्रॉप इरीगेशन। तो यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। ठीक है, आप जब खाली नाम याद रखिएगा, ड्रॉप और स्प्रिंकल इरीगेशन, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पर इनके पास कोई भी मीन्स ऑफ इरीगेशन नहीं होता। तो ये तो बेचारे पुअर फार्मर्स हैं, इनके पास क्या होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर शिफ्टिंग से सीधा, शिफ्टिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भाग जाना। ठीक है, अब मानकर चलिए एक यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर ये जो है ना, जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है हमारी कंट्री में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाती है। अब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट लैंड है, उसको कट कर यहाँ के सारे पेड़ों को कट कर यहाँ पर जो ना, फिर उन जो छोटे छोटे नीचे के पैंदने बसते हैं ना, उनमें आग लगा दी जाती है। फिर वहाँ पर उस ज़मीन को दोबारा से जोता जाता है, फिर उस पर खेती करी जाती है। फिर जब वहाँ पर खेती करी जाती है एक्सटेंसिवली या फिर कैसे भी, तो वहाँ पर उसको दोबारा उसे यूं ही छोड़ दिया जाता है अनकल्चरेबल लैंड की तरह, फैलो लैंड की तरह। ठीक है, तो अनकल्चरेबल नहीं, फैलो लैंड की तरह छोड़ दिया जाता है 1 साल के लिए, या फिर जो करंट फैलो या 1 साल से ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो छोड़ दिया जाता है। फिर वो क्या करते हैं ट्राइबल लोग, जहाँ पर पहले उन्होंने काटा था, फिर वो दोबारा जाकर जो है ना दूसरी जगह पर फॉरेस्ट काटेंगे, फिर वहाँ पर उगाने लगेंगे। इतने में जो दूसरी जगह वहाँ पर जो है ना, जो अदर सेकेंडरी वेजिटेशन है वो उग जाएगा, फिर उसको फिर दोबारा क्लियर करेंगे, फिर वहाँ पर ऐसे ही मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो कल्टीवेट करते रहते हैं। एक जगह काटा फिर दूसरी जगह करने लग गए, दूसरी जगह काटा फिर तीसरी जगह करने लगे। तो ऐसे ही होता रहता है, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स जो है सबसे ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करते हैं। बट इससे क्या होता है कि जब फॉरेस्ट कटते हैं ना, तो कहीं ना कहीं फिर जो है ना, सॉइल का इरोजन भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर हमें जो भूस्खलन जैसे लैंडस्लाइड को क्या बोलते हैं, भूस्खलन बोलते, मुझे नहीं पता। देखिए लैंडस्लाइड जैसे हमें जो फिनोमिनाज देखने के लिए मिलते हैं अर्थ पर, जिससे कि पूरी जो पहाड़ होते हैं वो खिसक जाते हैं और जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होती है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि पैडी, मेज़, मिलेट्स और वेजिटेबल जैसी जो क्रॉप्स हैं यहाँ पर उगाई जाती हैं। मगर झूम कल्टीवेशन जो है, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को काफ़ी सारे एरिया में, हमारी कंट्री में ही काफ़ी सारे एरियाज़ में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि झूम आसाम में जाना जाता है, झूम कल्टीवेशन। ठीक है, और पोनम कल्टीवेशन केरला में, पोडू कल्टीवेशन उड़ीसा में, बेवार कल्टीवेशन महाराष्ट्र में, और माशा कल्टीवेशन और पांडा कल्टीवेशन एंड बारा कल्टीवेशन मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में ही काफ़ी नाम है। ठीक है, काफ़ी सारे नाम हैं। कौन कौन से? बेवार, माशा, पेंडा, बेरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाम आपको याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा, ये नाम आपको याद रखने हैं। ये क्रॉप आपको याद रखनी है, और कहाँ पर ये ज़्यादातर ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा और कैसे कैसे, ये दोनों पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसके प्रति कुछ ना कुछ उठाया है, लाइक प्रोविजंस, काफ़ी सारे लॉ बनाए गए हैं ताकि इस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रिवेंट करा जा सके, क्योंकि इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो इरोजन होता है ना सॉइल का, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा आता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव का मतलब जोरदार, बहुत ज़्यादा। इंटेंसिव से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, जोरदार एग्रीकल्चर, कृषि। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है ना एक ही फार्म में, मतलब बहुत ज़्यादा लेबर का यूज़ होता है और कैपिटल का यूज़ होता है, पैसे का। ठीक है, और ह्यूमन लेबर का यूज़ होता है, ताकि एकदम इंटेंसिव एग्रीकल्चर करी जा सके। यहाँ पर साल में 2-3 क्रॉप लगा दी जाती हैं एक ही फार्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो मार्केट होती है यहाँ से नज़दीकी होती हैं। फिर जो है ना, वो मार्केट में जो अनाज वगैरह होता है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो लगा लो आप, ठीक है, और ईस्टर्न हरियाणा लगा लो, ठीक है, और आपका जो मध्य प्रदेश वाला रीजन लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना इंटेंसिव क्रॉप बहुत ज़्यादा होती है। और पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो वहाँ पर टेरेस फार्मिंग होती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जैसे एरियाओं में, तो यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी होता है। ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब समझिए, टेरेस फार्मिंग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर का आप अगर मतलब समझ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ें। चलो
यहाँ पर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, ये ज़्यादातर जो है ना जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं वहाँ पर प्रैक्टिस करी जाती है। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। तो वहाँ पर जो ये बड़ी बड़ी मशीनरीज काम में लेकर आई जाती हैं ताकि जो एग्रीकल्चर है वो एक्सटेंसिव स्केल पर, बड़े पैमाने पर यूज़ करा जा सके। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रैक्टिस है वो डेवलप हुई थी, डेवलप्ड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाती है। और कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर इंडिया में भी ये प्रैक्टिस करी जाती है, जैसे कि हरियाणा और पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गई। तो यहाँ पर लार्ज मशीनरी का यूज़ होता है। यहाँ पर जो ह्यूमन है वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं। अब ह्यूमन कितना काम कर लेंगे, तो यहाँ पर इसलिए बड़े बड़े फार्म्स में बड़ी बड़ी जो मशीन होती है उनका यूज़ होता है। अब अगला आता है हमारा कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर जो ना कहीं ना कहीं प्रॉफिट ओरिएंटेशन देखी जाती है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन देखी जाती है कि किस क्रॉप को हम उगाकर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिटेबल क्रॉप होती हैं वीट, कॉटन, शुगर केन और कॉर्न, यही होती हैं जो वर्ल्ड मार्केट में भी एक्सपोर्ट होती हैं। तो यहाँ पर इनको एक्सटेंसिव स्केल पर बहुत ज़्यादा पैमाने पर उगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो शुगर केन है वाटर इंटेंसिव क्रॉप है बट नॉट द दिस वन। ठीक है, तो इसीलिए ये जो प्रैक्टिस होती है गुजरात, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। कमर्शियल क्रॉप में अगर आपने इंडिगो रिवोल्यूशन नाम सुना है, ठीक है, हमारी हिस्ट्री में, तो वहाँ पर कमर्शियल जो क्रॉप हुआ करती थी वो इंडिगो भी हुआ करती थी। ठीक है, चले आगे, चलो यहाँ पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन का मतलब यहाँ पर प्लांटेशन, यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रजाति ही लगाई जाती है। जैसे कि अगर केले का पेड़ है तो केले का पेड़ ही लगेगा सब में, या फिर गोले का पेड़ है तो गोले का पेड़ ही लगेगा। तो यहाँ पर एक तरीके की प्लांटेशन, अगर टी है तो टी ही लगेगी। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप इसे ही बोलते हैं। लाइक यहाँ पर जो है ना एक पूरा का पूरा काफ़ी साल चाहिए होता है, लॉन्ग पीरियड, ये मतलब लॉट ऑफ स्पेस भी चाहिए होता है, फिर इनको काफ़ी सारा समय भी चाहिए होता है उगने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर रबर, टी, कोकोनट, कॉफ़ी, कोकोआ, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, ऐसी कुछ वेजिटेबल्स हैं। जैसे कि मैंगो ट्री, मैंगो जो है साल में एक ही बार लगता है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा समय चाहिए होता है पेड़ों को ग्रो करने के लिए, उसके बाद उन पर फल आते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर होती है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल भी होती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंगल प्रजाति को ही उगाया जाता है, ना कि मल्टीपल क्रॉपिंग यहाँ पर होती है। तो केरला, असम, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे रीजन्स में यहाँ पर ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई का मतलब सूखा और फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर। अब ड्राई लैंड फार्मिंग मतलब यहाँ से आपको सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि जहाँ पर पानी की कमी है, जहाँ पर जो पानी की कमी है और वहाँ पर 75 सेंटीमीटर से जो रेनफॉल है वो नीचे वहाँ पर रेनफॉल होती है, या फिर वहाँ पर जो मीन्स ऑफ इरीगेशन ज़्यादा नहीं है, या फिर उनके ग्राउंड टेबल वहाँ पर नहीं है, या फिर वहाँ पर कोई अच्छी खासी रिवर नहीं बह रही है, पेरिनियल रिवर नहीं बह रही है, तो वहाँ पर ड्राई लैंड फार्मिंग होती है। वहाँ पर वही क्रॉप उगाई जाती हैं जो वाटर इंटेंसिव नहीं होती, वाटर डेफिसिट क्रॉप उगाई जाती है, जिनको पानी की ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए। जैसे कि ग्राम, जवार, बाजरा, पीज, इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है उगने के लिए और पकने के लिए। तो इसलिए इस प्रकार की जो फसल्स हैं वो ड्राई लैंड फार्मिंग यानी ड्राई लैंड में उगाई जाती हैं। अब ये कहाँ पर पड़ती है? नॉर्थ वेस्ट में, हमारे जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी थार डेजर्ट की तरफ यहाँ पर पड़ता है, राजस्थान वाले एरिया में। ठीक है, और जो सेंट्रल एरिया यानी मध्य प्रदेश वगैरह और डेक्कन प्लेट्यू वाला। ठीक है, चलें आगे, चलिए देखिए ये जो रीजन्स मैं आपके सामने नाम लेता हूँ, डेक्कन प्लेट्यू और बस्तर प्लेट्यू या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो ये सारे मैंने मैप की सीरीज़ में ऑलरेडी आपको पढ़ा रखे हैं। आपको एक बार वो भी जरूर जाकर देखनी चाहिए ताकि आपकी जो मैप में हेल्प हो सके, ताकि आपके अगर एग्जामिनेशन में अगर कोई भी सवाल आता है तो वहाँ से आप उसको रेफर कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, और याद भी रखिए 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा का पूरा मैप याद हो जाएगा। अब वेटलैंड फार्मिंग का मतलब होता है, वेट मतलब गीला और लैंड मतलब ज़मीन, और फार्मिंग का मतलब कृषि। गीली ज़मीन पर कृषि करी जानी। अब यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप उगाई जा सकती हैं? ये पानी जिसको सबसे ज़्यादा चाहिए होगा, जैसे कि शुगर केन हो गया, जूट हो गया और राइस हो गया। ये जो क्रॉप है वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। तो यहाँ पर जो है ये जो क्रॉप उगाई जाती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उगाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। मेघालय में जो मौसिन राम एक जगह है जहाँ पर 1300 समथिंग जो सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, और ये बहुत ह्यूज अमाउंट है रेनफॉल का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर ये जो इस प्रकार की क्रॉप्स जो है वो कल्टीवेट करी जाती हैं। ठीक है, चले आगे। या फिर कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर वेल इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल हो, जैसे कि वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और भी अदर जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए अब टेरेस फार्मिंग किसे बोलते हैं? टेरेस फार्मिंग यानी टेरेस का मतलब है कि छजला,
छज्जे वाली फार्मिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली टेरेस फार्मिंग कैसी होती है, ठीक है। अब ये कहाँ पर होती है, हिली और माउंटेन वाले रीजन्स में। तो यहाँ पर स्लोप को, अब इतना तो प्लेन एरिया बचता नहीं है, तो इसीलिए टेरेस को काट कर एक पैचेस बनाए जाते हैं, फिर वहाँ पर जो है ना फार्मिंग करी जाती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब आती है हमारी मिक्स्ड और मल्टीपल फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में जैसे कि जहाँ पर हम जो लाइव स्टॉक को भी पालते हैं और फिर उसके बाद फार्मिंग भी करते हैं। काफ़ी सारे जो वेस्टर्न यूपी में ऐसे बहुत सारे किसान हैं, पंजाब में काफ़ी सारे किसान हैं, हरियाणा में काफ़ी सारे किसान हैं, केरला में काफ़ी सारे किसान हैं, और भी बहुत सारी जगह पर हैं जो कहीं ना कहीं पशुपालन भी करते हैं और उसके साथ साथ फार्मिंग भी करते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। और मल्टीपल फार्मिंग का मतलब होता है, मल्टीपल एग्रीकल्चर का मतलब होता है जहाँ पर एक ही खेत में 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाया जाता है, जैसे कि वीट और ग्राम और वीट और मस्टर्ड, ठीक है। अब ये जो है कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि जो टोटल लॉस होता है ना उससे कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। मतलब एक अगर फसल खराब हो गई तो दूसरी तो चलेगी, पूरा का पूरा लॉस नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि पूरी की पूरी फसल उजड़ जाती है किसी एक बीमारी की वजह से, तो ऐसा नहीं होता है। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं अगर एक उजड़ गई तो दूसरी तो बचेगी, इसलिए कंप्लीट लॉस हमें यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलता है। और ये कहाँ पर प्रैक्टिस करी जाती है, जहाँ पर अबंडेंट रेनफॉल होती है या फिर गुड इरीगेशन फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बरकरार रहती है और यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन भी अच्छी तरीके से हो जाता है, क्योंकि अलग अलग क्रॉपिंग को उगाया जा रहा है, अलग अलग जो फसलें वो उगाई जा रही हैं, जैसे कि गोभी और गेंदे का फूल, ठीक है। और ये होगी मल्टीपल क्रॉपिंग का एग्जाम्पल। और यहाँ पर ये जो गाय और फार्मिंग, ये दोनों मिक्स्ड फार्मिंग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। समझ में आपको बात। चलिए अब यहाँ पर डेयरी फार्मिंग यानी डेयरी, दूध की, ठीक है। तो यहाँ पर कैटल्स को पाला जाता है, फिर उनका मिल्क निकाला जाता है, फिर उसको अलग अलग जगह पर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो हाईली डेवलप्ड रीजन है जहाँ पर ये डेयरी फार्मिंग सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाती है, स्वीडन और डेनमार्क जैसे एरिया में। और नीचे हम देखेंगे जो न्यूजीलैंड वाला एरिया ना, वहाँ पर भी जो डेयरी फार्म के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं, तो वहाँ पर भी डेयरी फार्मिंग करी जाती है एक्सटेंसिव स्केल पर। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो काउज हैं या फिर कैटल हैं उनको रेयर करा जाता है, उनको पाला जाता है, ठीक है। अब ये जो है ना वहीं पर होगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्केट होगी। अब मार्केट देखिए, काफ़ी सारे जो देश हैं जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा रेयरिंग होती है एंड कैटल्स की, वो क्या होते हैं, एक आपस में ही काफ़ी सारे जो दूसरी कंट्रीज़ होते हैं उनके साथ पैक्ट साइन कर लेते हैं, फिर वहाँ से जो सामान है ना बनता है और वो दूसरी जगहों पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। या फिर जहाँ पर ये रेयरिंग होती है तो वहाँ पर उनके पास जो है ना मार्केट्स होते होंगे। जैसे कि अगर वेस्टर्न यूपी में ये सारी डेयरी फार्मिंग हो रही है तो वेस्टर्न यूपी के पास जो है ना दिल्ली पड़ती है, दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा मार्केट अवेलेबल है, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं डेयरी फार्मिंग से, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, या फिर बटर हो गया, या फिर जो घी हो गया, या फिर कंडेंस मिल्क हो गया जिसे हम खोआ बोलते हैं, मावा बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारे कहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह बनाई जाती हैं, केक वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाती हैं, जहाँ पर मार्केट अवेलेबल है। दिल्ली एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। ऐसे ही इंडिया एक पूरी की पूरी बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। वो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, वो वहाँ पर नहीं जाएंगे हम। अब ये जो डेयरी फार्मिंग है ना काफ़ी वाइटल रोल प्ले करती है ग्लोबल फूड सिस्टम में, ठीक है। क्यों नहीं करेगी भाई, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट निकल कर आते हैं डेयरी फार्मिंग में से खाने के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबिलिटी भी बरकरार रखती है, क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं उनको ज़्यादा खेती पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। वो जो एनिमल रियरिंग है, कैटल रियरिंग है, वो भी कर सकते हैं और वहाँ से भी वो इनकम अर्न कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये एक सस्टेनेबल पैटर्न को इवॉल्व करती है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आई। चले आगे। चलिए ये कुछ चित्र हैं, यहाँ पर ये फार्मिंग करी जाती है, डेयरी फार्मिंग, ठीक है। यहाँ पर ये मशीनों के द्वारा गायों का दूध निकाला जाता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आपको मैंने जो 17 चैप्टर की शुरुआत में से जो एग्रीकल्चर के जो सिग्निफिकेंस है वो बता दी, और कितने प्रकार की जो फार्मिंग पैटर्न है वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, सेम ही पैटर्न चलते हैं, किस तरीके के पाए जाते हैं वो सब हमने आज पढ़ लिए हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, या तो नीचे कमेंट कर, ठीक है, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। यहाँ पर भी आपको जानकारी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है और लेटेस्ट अपडेट भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, सो दैट कि आपका जो क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकें, ठीक है। अगर आप पब्लिकली नहीं पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप मुझसे करेक्ट हो सकते हैं। अब ये फेसबुक का पेज आप ही के लिए बनाया गया है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि यू गेट द PDF ऑफ द सेम वीडियो, और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी मिल जाती है, ठीक है। तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन और
पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ आपसे पूछा करूँ आंसर दिया कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। मुझे भी पता चलता है कि हाँ आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाइए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।